नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका ज़ोरदार अभिनंदन है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सीटी की बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीटी के 2024 में जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ज़ोरदार क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास लेने वाली है। और उम्मीद है ये आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखोगे और कितने क्वेश्चन सही होते हैं भी आप ये भी बताओगे। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा प्रिय साथियों? तो अपना जो आंसर रहने वाला है तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात और हरियाणा। मैं आपको बता देता हूँ, अपने थार मरुस्थल है ये भारत के जो तीसरा अपना भौतिक प्रदेश है, तो इसका पार्ट है। यहाँ पर भौतिक प्रदेश है, ये इसका पार्ट है। तो ये जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ये वैसे तो बताऊँ ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये अपने साथ लगते पाकिस्तान प्लस ऊपर लगते पंजाब, नीचे यहाँ पर गुजरात और एक राज्य पंजाब के साथ है जो हरियाणा, और उसमें भी फैला हुआ है। और राजस्थान में लगभग कितना परसेंट, लगभग ये कितना हो जाएगा 62% भाग जो फैला हुआ है। तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर। हाँ जी, 75,000 वर्ग किलोमीटर और 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और 21,000, ये 2,13,688। जल्दी यहाँ पर आंसर बताना है सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका जो सही में जो आंसर है वो रहने वाला है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो किसका है? पश्चिमी मरुस्थल का एरिया है। तो उम्मीद है भी आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। तो साथ साथ में आप लाइक भी कर सकते हो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए भी। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? कितना भाग रेगिस्तान है? मैं आपको जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर रेगिस्तान का। तो अभी बताया था आपको, इसके जब रेगिस्तान या फिर थार के मरुस्थल की अपने राजस्थान में बात करें तो कितना हिस्सा? 62% हिस्सा, और 62% हिस्सा है तो आप अंदाज़ा जब ये इसका 1/4 है या फिर 1/3 है या फिर अपना कौन सा हो सकता है, यहाँ पर लगभग आधा हो सकता है या फिर 2/3 हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अपना जो आंसर है वो इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना लगभग कितना? 2/3 हो जाएगा। तो इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? लगभग 2/3 हिस्सा है। अगर मैं बात करूं थार के मरुस्थल की, पश्चिमी मरुस्थल की, अपने राजस्थान में जो फैला हुआ है जो पश्चिमी मरुस्थल है, अगर आपसे प्रश्न पूछे थार के मरुस्थल भारत में कितना % है, तो याद रखिएगा ये अपना है 85%। कितना? 85% भारत में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है। और कितना परसेंट है? 15% कहाँ है? ये अपने पाकिस्तान, साथ लगते पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में फैला हुआ है। और 62 इसी का अगर मैं बात करूं जो 62% है, अगर मैं बात करूं 62% जो हिस्सा है, अगर मैं 85% और 62% जो अगर भारत का यहाँ पर आ जाता है तो 62% कितना फैला हुआ है? लगभग 1/3 हिस्सा। 1/3 में अगर 100 मानूँ तो 62% 1/3 हिस्सा, तो लगभग अपने कह सकते हैं। वैसे तो 1/3 कितना, 2/3 हिस्सा हो जाएगा। 2/3 लगभग 66% के आसपास, लगभग 62%। तो इसका जो सही में आंसर है, और ये कितना फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। और हरिमोहन सक्सेना की एक पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, ऑथेंटिक पुस्तक है। और इस ऑथेंटिक पुस्तक में जो दे रखा है 640 किलोमीटर लंबा, 640 किलोमीटर लंबा
और अपना 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मैदान जो फैला हुआ है और 75,000 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ मैदान है वो कौन सा है? राजस्थान का थार का मरुस्थल है। तो याद सभी बातें याद रखना है और चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो इसका जो आंसर बताना है, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। हाँ जी, इसका जो सही में जो आंसर रहेगा आप मुझे कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिए क्या आंसर रहने वाला है आप। हाँ जी, ये एलडीसी जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 9 सितंबर को जो एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें पूछा गया है जितने भी, और अभी भी ये सीटी के लिए खास रह सकता है। ये सारे के सारे जितने भी अपने प्रश्न हो रहे हैं वो सीटी के लिए खास रहने वाले हैं। इसका जो सही में जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपना बरखान। जो बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल वाले तीव्र पवनामुखी ढाल वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है। ये जो बरखान है अर्धचंद्राकार आकृति वाले, तो याद रखना अर्धचंद्राकार आकृति वाले, अर्धचंद्राकार आकृति वाले जो बालू का स्तूप हैं वो कौन से हैं? बरछान भी इन्हें कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ही बरछान नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ, सबसे जो ज़्यादा क्षेत्र है, सबसे ध्यान रखना। एक और बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा गतिशील है। सबसे ज़्यादा क्या है? सर्वाधिक गतिशील इनकी विशेषता है, सर्वाधिक गतिशील होना। तो याद रखिएगा इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बरखान। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलता है? एक जगह का नाम बता देता हूँ, वो है सबसे ज़्यादा कौन सा? बालेरी चूरू में। कहाँ पर है? बालेरी कहाँ है? चूरू के अंदर है। ये बालेरी चूरू के में सर्वाधिक मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बरखान की बात करूँ, अगर जिला पूछ ले तो मैं बात कर लेता हूँ, जैसलमेर में भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में भी ये मिलते हैं। तो याद रखिएगा जैसलमेर भी इसका जो आंसर हो जाएगा। ये अपने जो जोधपुर और जो लूणकंसर करनी माता या बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में भी थोड़े थोड़े यहाँ पर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा इसका जो पवनामुखी या फिर पवनाविमुखी दोनों की ढाल वाले जो ये बरखान पाए जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अनुधेरे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ कौन से होते हैं? इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सीप है एक, हाँ जी, सीप है एक, किस तरह का? इसका जो आंसर सही में देना है, सीप क्या है? हाँ जी, सीप क्या है? इसका सही में जो आंसर देना है सीप। तो इसका जो आंसर क्या रहने वाला है? पीटीआई 2015 में पूछा गया और जो सिविल जो डिपार्टमेंट है उसमें भी 2022 में पूछा गया है। अनुधेरे बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, सभी इसका जवाब दीजिएगा। सभी, या फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप है, या फिर शुभ्र काबिज बालू का स्तूप है। तो इसका जो ये देखो सारे के सारे बालू का स्तूपों के प्रकार हो रहे हैं और कितने बालू। सीप एक प्रकार होता है किसका? इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा? अनुधेरे बालू का स्तूप। कौन सा हो जाएगा? अनुधेरे बालू का स्तूप। ये जो अनुधेरे बालू का स्तूप क्या होते हैं? अनुधेरे बालू का स्तूप मैं बता देता हूँ। अनुधेरे बालू का स्तूप ये एक प्रकार के बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे बढ़ जाती है। बरखान की भुजा क्या बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है। तो बरखान इसी प्रकार से ये अर्धचंद्राकार आकृति के जो यहाँ पर टिल्ले बनते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार के ये सींग जैसे आकृति वाले ये नुकीले बन जाते हैं टिल्ले। इन्हीं टिल्लों के अंदर ये टिल्लों को, ये नुकीले आकार के जो टिल्ले हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सीप कहलाते हैं। तो एक बार आप सभी लाइक कर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो अपना कौन सा हो जाएगा? अनुधेरे बालू का स्तूप। ये जो अनुधेरे बालू का स्तूप का प्रकार है सीप। एक और बात बता देता हूँ मैं, इसकी खास खतरनाक बात बताता हूँ आपको। इसकी जो खतरनाक बात ये है, अनुधेरे एक प्रकार के सरल रेखीय बालू का स्तूप है। कौन से? सरल रेखीय बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है।
है। एक बालू का स्तूप, इन्हें एक और नाम दिया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? वो अपना हो जाएगा समांतर बालू का स्तूप। समांतर बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है। तो सभी एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपना क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा अपना। तो आपको बताना है पैराबोलिक बालू का स्तूप कौन से होते हैं और सुबर काबिज बालू का स्तूप कौन से होते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने लिए सीटी के लिए खास हो सकता है। पूरा अपना जो राजस्थान का भूगोल है उसमें पूरा लिया है अपने, बहुत ही खास तरीके से लिया है। हाँ जी, चलते जाना है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अभी अभी बताया था आपको बरखान कहाँ के मशहूर हैं, बरखान कहाँ के हैं। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर में किस प्रकार के? तो बालेरी चूरू के मशहूर हैं, वो तो हो जाएंगे बरखान। परंतु पवनावर्ती अनुधेरे पवनावर्ती जो अनुधेरे या फिर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, वो हो जाएगा अनुधेरे बालू का स्तूप। अनुधेरे, और इन्हीं अनुधेरे को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं अनुधेरे को किस नाम से? अभी बताया था। इन्हें समांतर बालू का स्तूप भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समांतर बालू का स्तूप, समांतर बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, बालू का स्तूप। तो इसे ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ये कहाँ एक नाम और आता है, रेखीय नाम भी आता है। रेखीय पूछे क्योंकि इनकी आकृति मैं बता देता हूँ। ये एक सरल रेखा में इस प्रकार से टिल्ले होते हैं जो समांतर एक ही जैसे आकृति में दिखने वाले। यदि एक सरल रेखा में, यदि इन्हें मैं बात करूँ समांतर रेखा में, बिल्कुल समांतर हिस्से के अंदर लेते हुए रेलवे लाइन के आकार के समांतर जैसे उन्हें बोला जाता है। तो ये जो 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक ऊंचाई, इनकी जो लंबाई लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक ये मापने पर लगभग होते हैं। तो ये जो अनुधेरे हैं और इन्हीं से के समांतर बनने से सीप प्रकार के भी एक सीप प्रकार, जब इसके लंबाई के में रूप में हो जाते हैं, ये एक प्रकार से सींग भी निकल आते हैं, तो उन्हें भी सीप कहा जाता है। ये अपनी पिछली क्लास में जिक्र किया था। तो जो इसका जो आंसर है, जैसलमेर में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पर अनुधेरे बालू का स्तूप हैं। तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए भी, फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए। पूरी का पूरा जो भूगोल है वो मैं करवाने वाला हूँ। 400 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे अपने। बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? इसका जो सही में जो आंसर बताना है, सही में जो आंसर बताना है, इसका जो सही में जो आंसर हो, जैसलमेर के जिले के रामगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में तो अभी अनुप्रस्थ अभी अनुधेरे बताया था। परंतु ये इसका जो आंसर रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है? बीकानेर जिले के पुंगल जो के चारों ओर जो क्षेत्र है उसमें फैले हुए हैं। कौन सा? अनुप्रस्थ। ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है इन्हें किस नाम से जाना जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये एक प्रकार के ऊंचे टीले जिनकी जो ऊंचाई है एक प्रकार के 90 डिग्री के कोण पर, एक प्रकार के 90 डिग्री के समकोण पर बनती है। तो बड़े खड़ी आकार वाले जो बालू का स्तूप है, खड़ी आकार वाले जो बालू का स्तूप है, उन्हें क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ बोला जाता है, उन्हें अनुप्रस्थ बोला जाता है। तो इन्हीं अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को यहाँ पर समकोणीय बालू का स्तूप कहा जाता है। किस नाम से? समकोण, 90 डिग्री वाले, लंबवत। परंतु अनुधेरे किया था वो तो अपने अनुधेरे किया था। कौन सा किया था? अनुधेरे। तो अनुधेरे किया था वो तो किया था अपने समांतर। परंतु ये अनुप्रस्थ है, ये तो अनुप्रस्थ 90 डिग्री है, लंबवत है। तो इन्हीं ये लगभग बीकानेर और गंगानगर और भी क्षेत्र इसके जो 10 मीटर से लेकर 40 मीटर की ऊंचाई तक जो फैले, 500 मीटर से 1000 मीटर की लंबाई तक फैले समकोण बनने वाले स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। एक बात, तकड़ी बात बता देता हूँ यहाँ पर इन्हीं बालू का स्तूपों को यहाँ पर
ये भी हनुमानगढ़ के भी रावसर में मिलते हैं, हनुमानगढ़ के रावसर में भी पाए जाते हैं। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले बीकानेर की। अब बीकानेर का नाम आएगा तो पुगल आएगा, शैतान पूछे तो पुगल। अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ पर अगर रावसर हनुमानगढ़ के रावसर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना गंगानगर, और गंगानगर के कौन से ज़िले के अंदर, गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ जो तहसील है वहाँ पर भी पाए जाता है। कौन सा यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, ये सूरतगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से ये भी तकड़ी बात है यहाँ की सूरतगढ़। और इसके अलावा सूरतगढ़ में एक और बालू का स्तूप पाया जाता है जो खास है जैसलमेर के अलावा, बीकानेर के ये अलावा। तो अपने यहाँ का मेन क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा बीकानेर ज़िले का पुगल जो तहसील है। तो इनके चारों ओर पाए जाने वाले बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी का 90 डिग्री तक फैले हुए हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान में कौन क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? फटाफट आंसर कर दीजिए। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है 2017 में पूछा गया। जितने भी एग्जाम पूछे गए एग्जाम में ये अपने क्वेश्चन ले सकते हैं, तो फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, जो कौन सा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है? मैं आपको बात करूं मुक्त प्रदेश की, इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना फलोदी पोखरण भी। कौन सा हो जाएगा? फलोदी पोखरण। जो पोखरण तहसील है किसकी? जैसलमेर से ये 65 किलोमीटर दूर, जैसलमेर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसलमेर से 65 किलोमीटर दूर, जैसल से 65 किलोमीटर दूर, 65 किलोमीटर दूर यहाँ पर फलोदी पोखरण से लेकर, यहाँ पर पोखरण से लेकर जो आधे भाग में आते फलोदी कहाँ की तहसील है एक बार, और फलोदी ज़िला अभी बनाया गया है। तो ये जैसलमेर से का हिस्सा है और जोधपुर का भी हिस्सा है फलोदी तहसील। तो याद रखिए फलोदी जैसलमेर और अपना जोधपुर से अलग होकर बना है। तो जो पोखरण से लेकर के फलोदी तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। कौन सा स्तूप? मुक्त प्रदेश। जहाँ मुक्त प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं, मुक्त प्रदेश हैं। तो ये जैसलमेर से फलोदी से पोखरण तक नहीं पाए जाते भी। इसका जो सही में जो आंसर ये हो जाएगा। आपको मैं बात करूं अभाव पाया जाता है, आप मुझे बताएं ये अभाव जो राजस्थान का मुक्त प्रदेश है वो कितना है? कितना मुक्त प्रदेश है और कितना युक्त प्रदेश है? एक बार आप कमेंट में कर दीजिए कितना मुक्त और युक्त प्रदेश है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। इसके बाद में लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है तो मैं बता देता हूँ। ये एक प्रकार से भूमिगत जल पट्टी है। कौन सी? भूमिगत जल पट्टी है। तो फटाफट इसका आंसर कर दीजिए, भूमिगत जल पट्टी। ये लाठी सीरीज है। मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? एक बार आप करेंगे कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और इस पे एक नलकूप भी है, और जिसको राजस्थान का थार का घड़ा, जो थार का घड़े के नाम से भी जाना जाता है। और जल पट्टी मोहनगढ़ से लेकर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, इसका ध्यान रखना। ये जो जल पट्टी है ये पोखरण से मोहनगढ़ तक, जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई जो पट्टी है, इसकी मैं बात करूं ये कौन सी? इस पर एक पट्टी है, इस पे एक चांदन नलकूप भी है, मतलब ट्यूबवेल है। इसका नाम है चांदन नलकूप। और इन्हीं चांदन नलकूप को थार का घड़ा नाम भी कहा जाता है। थार का घड़ा नाम से भी यहाँ पर कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। और ध्यान रखिए राजस्थान के ये जो सेवन घास है सबसे ज़्यादा लाठी सीरीज में ही पाई जाती है, लाठी के समान जो इसकी आकृति है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान में औसत वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर होती है? और राजस्थान में औसत वर्षा यहाँ पर एक बार आपके सामने जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं वो बिल्कुल, अगर मैं थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर पाऊँ तो एक बार थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है अभी। तो यहाँ अगर मैं 8 की जगह 5 लिखूँ, यहाँ पर भी मैं 5 लिखूँ। अगर मैं
यहाँ पर भी मैं यहाँ अगर इन्हीं में से बताओ क्या आंसर रहने वाला है फटाफट मुझे। अगर मैं यहाँ पर मैं 6 लिख दूँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ 6 लिख दूँ, तो इसका सही में जो आंसर क्या रहने वाला है फटाफट मुझे आंसर बताएं भी। हाँ जी कमेंट में लिख दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा सबसे पहले भी आपने कमेंट किया है। हाँ जी चलते हैं अपने इसके आंसर पर। इसका जो सही में जो आंसर है वो कितना है 57.5%। 57.5% ये जो 57.5% है राजस्थान की औसत वर्षा का जो मापन किया जाता है 57.5 वर्ष और एवरेज जो राजस्थान की वर्षा का एवरेज है वो कितना है आपने मुझे बताना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछे तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा कौन सा माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा माउंट आबू। अगर पूछे वर्षा वाला जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा झालावाड़, तो याद रखना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। डग गंगाधर उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं, तो कौन से क्षेत्र की डग भूमि जो गंगाधर जो उच्च भूमियाँ हैं वो इसका जो क्षेत्र है। हाँ जी फटाफट आप आंसर कर दीजिए। इसका जो सही में जो आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सही में जो आंसर है तो सही में जो आंसर है वो हो जाएगा हड़ौती के पठार। हड़ौती के पठारी प्रदेश में इसका क्षेत्र मिलता है। ये पूरे का पूरा हड़ौती पठारी प्रदेश का हिस्सा है। तो एक बार आपको याद रखना है डग गंगाधर जो हिस्सा है इसमें हमने जो भौतिक प्रदेश किया था दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश, उसमें हमने जिक्र किया था। हाँ जी चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हाँ जी निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है भी, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसका जवाब सभी जो अपने स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार इसका आंसर कर दीजिए भी। आपके लिए बड़ी फायदेमंद क्लास होने वाली है और फटाफट इसका आंसर बताएं भी। लूनी जवाई बेसिन को सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। लूनी जवाई बेसिन क्या गोडवाड़ प्रदेश है चंबल। यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पर चंबल नदी है। कौन सी चंबल बेसिन क्या ये उत्खाद भूमि का क्षेत्र है या फिर माही के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है या फिर बनास बेसिन को जो बनास बेसिन है उसको बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है फटाफट मुझे कमेंट में बताएं। इसका जो गलत बताना है, क्या बताना है सुमेलित नहीं वाला बताना है, नहीं वाला इसमें से को बिल्कुल लूनी जवाई बेसिन है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका तो सही में जो आंसर है ये अपना हो जाएगा चंबल जो उत्खाद भूमि है इसका ये भी सही है। और माही नदी के मैदान को किस नाम से जाना जाता है 56 के मैदान को जाना जाता है। तो बच गया कौन सा, ये बच गया बागड़ प्रदेश। और बागड़ प्रदेश तो किसको कहा जाता है माही के मैदान को ही कहा जाता है। तो याद रखिए ये बनास का मैदान नहीं है माही का मैदान है। तो याद रखिए ये अपना कांठल क्षेत्र भी हो जाएगा। तो अपना जो गलत कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो यही करना है कौन सा बनास बेसिन बागड़ प्रदेश। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बनास बेसिन बागड़ प्रदेश, जो इसका सुमेलित बिल्कुल नहीं है। बाकी सब सही है। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्खात सर्वाधिक पाई जाती हैं, उत्खात भूमि या फिर सर्वाधिक गड्ढों वाली भूमि भी पाई जाती है। और कौन सा क्षेत्र है भी गड्ढों वाली भूमि पाई जाती है। तो फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। गड्ढों वाली भूमि या फिर उत्खात भूमि भी पाई जाती है। तो इसका जो सही में जो आंसर है आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन से रहने वाला है, वो हो जाएगा अपना झालावाड़। ये इसमें ऑप्शन है पहला झालावाड़ डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है घग्गर नदी बेसिन और चौथा ऑप्शन है धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो इसका जो सही में जो आंसर है वो हो जाएगा धौलपुर और सवाई माधोपुर। मैं आपको बता देता हूँ इसी क्षेत्र को करौली धौलपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना डांग की रानी अगर डांग की रानी पूछे तो कौन सी है, वो हो जाएगी करौली। अगर पूछे डांग का राजा अगर राजा पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा धौलपुर। तो याद रखिएगा ये पूरे का पूरा क्षेत्र उत्खाद भूमि वाला क्षेत्र है। उत्खाद भूमि और गड्ढों वाली भूमि भी, अपशिष्ट भूमि भी यहाँ पर
सर्पिलाकार में जब चंबल नदी चलती है, चंबल नदी चलती है तो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो पूरे का पूरा ये कौन सा उत्खात है, सतलाकृतियाँ बनाता है। तो सर्पिलाकार में चलने वाली नदी आएगी और वो भी चंबल आएगी और जाते जाते ये गड्ढे के रूप में ऐसे चलती है और यहाँ पर एक प्रदेश का निर्माण होता है और वो कौन सा कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, वो बीहड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रदेश को आप बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी लाइक कर दीजिए और जिसने भी ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि ये सिटी के लिए खास रहने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। 56 की पहाड़ी कौन से भाग में अवस्थित है? तो कौन से भाग में अवस्थित हो जाएगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर बाड़मेर और या फिर कोटा झालावाड़। इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? अपना कौन सा? बाड़मेर। 56 का जो पहाड़ियाँ हैं मैं आपको एक बार कन्फ्यूजन से बाहर निकाल देता हूँ। अगर पहाड़ी पूछे तो 56 की पहाड़ी पूछे तो, अगर पहाड़ी पूछे तो बाड़मेर, अगर मैदान पूछे तो 56 के मैदान पूछे तो कौन सा? माही नदी का मैदान, माही नदी का मैदान। और वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा माही का यहाँ पर मैदान हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर रहने वाला है, पहाड़ी पूछे तो बाड़मेर, तो 56 गांवों का समूह पूछे तो ये अपने माही नदी का मैदान हो जाएगा, पहाड़ी पूछे तो बाड़मेर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित हैं और ये कृषि अधिकारी कृषि विभाग ने पूछा 19/1/2021 को पूछा। तो याद रखिए इसका जो आंसर जो रहने वाला है, तो आप पहले आंसर दे दीजिए। क्या इसका आंसर दक्षिणी अरावली में या फिर उत्तरी अरावली में या फिर मध्य अरावली में या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार में? इसका सही में जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? तो एक बार सभी, हाँ जी, इसका जो आंसर है वो रहने वाला है कौन सा? भी मध्य अरावली भी। ये मध्य अरावली का भाग है। मैं आपको बता देता हूँ ये घाट क्या होता है। ये जो घाट होता है इसका मतलब आप कह सकते हो भी दरा। तो ये पूरे का पूरा दरा जो क्षेत्र है वो इसी का पार्ट है, जो दरा। तो दरा ये कौन सा? दरा। दरा मीन्स जहाँ पर दो पहाड़ियों के बीच का जो तंग रास्ता होता है वो ही कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये अपना हो जाएगा कौन सा? मध्य अरावली जो क्षेत्र है, जो अजमेर का जो क्षेत्र है, इसमें से एक सुरा घाट, शिवपुर घाट, ये जो इसी के प्रदेश हो जाएंगे। तो इसमें सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मध्य अरावली का क्षेत्र है। और आप कमेंट में मुझे बताएं मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ भी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ भी। फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी हो जाएगी? एक बार सभी लाइक कर दीजिए भी। अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ जी, इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य अरावली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दरा नहीं है? पार करने वाला दरा नहीं है। पहला ऑप्शन है सोमेश्वर, दूसरा है हाथीगुड़ा और तीसरा है अरनिया और चौथा दरा है और देसुरी। तो मैं बात कर लेता हूँ हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा का संबंध किससे है? हाथीगुड़ा कहाँ का है? हाथीगुड़ा है राजसमंद का। कहाँ का है? राजसमंद। अगर मैं बात करूँ यहाँ राजसमंद संबंध रखता है राजसमंद दरा, राजसमंद। अगर मैं देसुरी की बात करूँ ये भी संबंध देसुरी है। और ये देसिर और हापी ये भी पाली ज़िले से संबंध, देसुरी है और पाली ज़िले से संबंध रखता है और हापी भी पाली ज़िले से। तो एक जो बच गया सोमेश्वर, ये भी उदयपुर से संबंध रखता है और सोमेश्वर पाली और पाली जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। तो याद रखिए बच गया कौन सा? ये बच गया अपना अरनिया। नाल बोल सकता हूँ, दरा बोल सकता हूँ, तो अरनिया का संबंध इससे नहीं है। तो ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये सारे के सारे दक्षिणी अरावली के दरे हो सकते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर हो जाएगा अरनिया हो जाएगा। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु
शिखर चोटी के नीचे स्थित है। ये अपने उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है, मूल्यांकन अधिकारी 2020 में भी आया हुआ है। तो आप मुझे बताएं, अब्बू स्थल पर्वत पर एक पठार है जिसका नाम है बहुत ही चर्चित उड़ा उड़ा पठार, और उड़ा है सबसे ऊंचा, तो याद रखिए वो हो जाएगा अपना उड़िया का पठार। कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार इसका आंसर रहेगा। और इस उड़िया की पठार की बात करूं, इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 1360 मीटर। 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा है? अपना कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार हो जाएगा। ये भी अपने माउंट आबू जो गुरु शिखर है उसके जस्ट नीचे ही स्थित है। ये पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, तो सबसे राजस्थान का ऊंचा पठार। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है, पूर्व में पठार स्थित है, तो इसमें जो सही में जो आंसर हो जाएगा पूर्व में पठार, एकमात्र पठार, और वो हो जाएगा कट्टा फट्टा पठार। जयसमंद झील की पूर्व में उदयपुर में एक पठार आता है और उस पठार का नाम है कौन सा? लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा? लसाड़िया का पठार हो जाएगा। तो ये रहा आपका कट्टा फटा लस्सी, जैसे होती है कटी फटी लस्सी, कट्टा फटा पठार, और ये हो जाएगा लसाड़िया। क्योंकि लस्सी क्या होती है? लस्सी मतलब अपने दूध और लस्सी, लसाड़िया और लस्सी की तरह कट्टा फटा। तो याद रखिए उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार का नाम लसाड़िया का पठार। तो आप बताएं उपरमाल के पठार और बोराट का पठार। बड़े ही खतरनाक प्रश्न है ये उपरमाल का पठार, और हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपने कमेंट में करना है ये क्या है। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो एक बार मैं बता देता हूँ अपने कौन सा क्षेत्र है, आप मुझे बताएं। क्या ये पहला ऑप्शन है अजमेर टोंक भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है कोटा बूंदी झालावाड़, और तीसरा ऑप्शन है जोधपुर जालौर बाड़मेर, और चौथा है सिरोही पाली और उदयपुर के क्षेत्र में पहला हुआ जो क्षेत्र है वो बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका जो सही में आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा अजमेर टोंक और भीलवाड़ा। अजमेर टोंक और भीलवाड़ा नहीं होगा, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा बूंदी झालावाड़। और ये कोटा बूंदी झालावाड़ अपनी बात करें, ये दक्कन लावा प्रदेश की, दक्कन लावा प्रदेश, ये कौन सा प्रदेश है? दक्कन का लावा पठार प्रसिद्ध है यहाँ का, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। ये जो लावा पठार है ये फैला हुआ है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है, और बिजोलिया क्षेत्र है भीलवाड़ा का, बिजोलिया क्षेत्र जो भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से क्षेत्र से लेकर के भीलवाड़ा तक जो क्षेत्र है वो खिलाता है कौन सा क्षेत्र? वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने उपरमाल। भैंस के लिए बीजा घास ऊपर माल का पठार, भैंस के लिए बीजा घास, और वो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़, और बिजोलिया है भीलवाड़ा, और ये क्षेत्र पड़ता है कोटा बूंदी झालावाड़ का ही क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि पास में तो अदर वाले ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका जो आंसर सही में हो जाएगा और वो हो जाएगा कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र। और क्योंकि इसमें बीच में तो एक कोटा रह गया, बूंदी रह गया और झालावाड़ रह गया, तो अपने लिए आंसर ये बनता है भी। और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी अनुमानित ऊंचाई कितनी है? इसका जो सही आंसर बता दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है ये। जो घोसी पहाड़ी है और घोषणा जो पहाड़ पर स्थित है, आपने बताना है जो घोसी पहाड़ी, और घोसी पहाड़ी हरियाणा की सीमा पर स्थित घुसरा गांव में। तो याद रखना एक गांव आता है हरियाणा की सीमा पर, और झुंझुनू के घुसना गांव, और घुसना गांव में एक पहाड़ी है और इसका नाम है घुसना गांव का नाम है, और ये हो जाएगी घोसी पहाड़ी। और ये जो घोसी पहाड़ी है इसकी ऊंचाई पूछी है 740 मीटर। ये जो 740 मीटर है, और इस सुप्त ज्वालामुखी के मुहाने जैसी दिखने के कारण ये इसका जो सुप्त ज्वालामुखी
सुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निर्मित है ये, मुखी से निर्मित जैसी दिखने, मुहाने जैसी, मुहाना दिखता है जैसे सुप्त ज्वालामुखी का मुहाना होता है वैसे दिखने वाली पहाड़ी है। कौन सी? घोसी पहाड़ी, झुंझुनू के अंदर। और इसे आग्नेयगिरी भी का, क्योंकि इसका नाम क्या है? क्योंकि सुप्त ज्वालामुखी के नाम से चलती है तो इसका नाम है आग्नेयगिरी। आग्नेयगिरी, आग्नेयगिरी पहाड़ी, आग्नेयगिरी पहाड़ी। तो याद रखना, आग्नेयगिरी पहाड़ी पूछे तो कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। तो इसका जो सही में आंसर हो जाएगा 740 मीटर है इसकी जो ऊंचाई भी। ये पूछा जा सकता है आपसे। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? इसका सही में आंसर कर दीजिए फटाफट। मुकंदरा पहाड़ियाँ मैं आपको बता देता हूँ, कोटा व झालावाड़ के बीच भूभाग है जो ढाल, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, जिसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। मैं बात करूं दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल वाला मुकंदरा की पहाड़ियाँ। और ये जो कोटा व कौन सी? झालरायपाटन, पाटन और भू स्थित जो क्षेत्र है ये, और भूस्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मुकंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा भी। जो सही में जवाब हो गया इसका कोटा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। सामान्यतः राजस्थान के कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सही में आंसर बताइए। ये अपने चले गए हैं जलवायु प्रदेश में। और अपना जो तीसरा टॉपिक अपना आ गया है अभी जलवायु, और जलवायु खंड से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज अपने ले लेते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन भी। हाँ जी, कितने भागों में बांट रखा है? इसका सही में जवाब देना है। कितने भाग हैं? इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा कितना? 5 भी। कितना हो जाएगा? 5 भागों में। हाँ, 5 भागों में इसको बांट रखा है। तो इसमें जो सही जो आंसर है वो हो जाएगा 5। और जो 5 भाग हैं कौन से? 5 भाग हैं कौन से? चलते हैं अपने 5 भाग। और 5 भाग में पहला जो भाग है शुष्क जलवायु प्रदेश। और पहला कौन सा हो जाएगा? शुष्क। पहला कौन सा हो जाएगा? शुष्क जलवायु प्रदेश। पहला कौन सा हो जाएगा? शुष्क जलवायु प्रदेश। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद में तीसरा जो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उप आर्द्र। कौन सा हो जाएगा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। पहला शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा उप आर्द्र, और उसके बाद में आर्द्र, इसके बाद में अति आर्द्र। ये 5 प्रदेश में बांटा गया है अपना। सामान्यतः पूछे तो 5 भाग हैं। शुष्क, अर्ध, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। और इसका जवाब तो आपने देख लिया 5 है, और आपको मैंने बता ही दिया, डिस्क्राइब कर दिया है। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए। ये जो पिछले प्रीवियस में नॉन टीएसपी में ये पूछा गया, 29 महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया, इसमें कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो आपने अभी बताया था 5 जलवायु प्रदेश सामान्यतः पाई जाते हैं, उसमें से शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीय हो जाएगा इसका। जो ये रहा अपना इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लेना भी। और अपने जो 40 प्रश्न हैं लगातार इसको देखते रहिएगा। और ये अपना देखते हैं कितना जो आंसर आपके सही होते हैं। तो अपना जो कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, तो इसमें जो सही जो आंसर हो जाएगा, हाँ जी, आधारभूत तत्व बताना है भी। इसमें कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, वो करेगा जलवायु को सबसे बड़ा जो प्रभावित करने वाला है, और वो है अपना आंसर। और वो क्या रह जाएगा? तापमान। अगर आपको सीईटी में प्रश्न मिले इस प्रकार का तो जवाब इसका कर देना तापमान। और ये रहा अपना तापमान से। और मैं बात करूं, बहुत सारे जो तत्व हैं इस पे प्रभावित करते हैं। हाँ जी,
तत्व आवश्यक तत्व है। इसमें महासमुंदर से दूरी भी प्रभावित कर महासागर भागों से दूरी भी प्रभावित करती है, आकांक्षीय स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है और अरावली पर्वतमाला भी इसको प्रभावित कर रही है क्योंकि उसकी आर्द्रता अधिशुष्कता विद्यमान है। और ध्यान रखिए मरुस्थल भी इसको प्रभावित करता है। और सबसे जो ज़्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा है? अपना जो आंसर है तापमान, तापमान आंसर हो जाएगा। और चलते अपने इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? कौन से जिले आते हैं? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। कौन से जिले? अति आर्द्र जलवायु पर अति आर्द्र कौन सा क्षेत्र है? मैं आपको विशेष बता देता हूँ, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा, वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश। और ये दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश है, पूरे का पूरा अति आर्द्र है। कौन सा है? अति आर्द्र है। तो याद रखिएगा जो अति आर्द्र कौन सा हो जाएगा। और अति आर्द्र में आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से जिले हड़ौती प्रदेश के ही आएंगे? हड़ौती प्रदेश का एक जिला झालावाड़ और लास्ट वाला जिला जहाँ से जलवायु मानसून आता है वो भी हो जाएगा। और सबसे बारिश करने वाला मानसून भी यही है, तो अरब सागरीय और इसी से प्रवेश होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और याद रखिए झालावाड़ और बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? फटाफट आंसर कर दीजिए, किस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है? मैं आपको बता देता हूँ 21 मार्च के दिन जब कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है और 21 मार्च को प्रकाश की अवधि जब वृद्धि व प्रकाश के किरणों का कोण सीधा बनने लगता है और फलस्वरूप राज्य के मार्च से जून तक तापमान में बढ़ोतरी होती रहती है। और इन्हीं बढ़ोतरी के कारण क्या होता रहता है, जब तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो तेज़ हवाएँ और आंधियाँ चलने लगती है। और इन्हीं ये कौन सा महीना हो जाएगा? वो कौन सा महीना हो जाएगा? इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून। और जून 21 मार्च से लेकर के स्टार्ट होने से जून में सबसे ज़्यादा गर्मी देखी जाती है, तो इसका जो सही में जो आंसर है जून हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बात करूं, अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशा को कहते हैं जलवायु भी। किस नाम से जाना जाता है? लंबी, एक होता है कम घटना, और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? कम समय के लिए, कम समय के लिए घटना। और एक हो जाएगा लंबे समय के लिए घटना, लंबे समय के लिए घटना। और दोनों घटनाओं में जो कम समय के लिए घटना होती है उसको तो बोलते हैं मौसम, और जो लंबे समय के लिए घटना होती है उसको बोलते हैं जलवायु। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है वो कौन से रहने वाला है? जलवायु आंसर रहने वाला है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जितने भी आप देखोगे और सभी ने शुरू से इस वीडियो को देखना है ताकि आपके क्वेश्चन जो सारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपबंध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशीतता दूसरा ऑप्शन है, अपेक्षित आर्द्रता तीसरा ऑप्शन है, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि भी। हाँ जी, फटाफट मुझे आंसर बताएं भी, क्या आंसर इसका हो सकता है भी? इसका जो सही में जो आंसर है वो रहता है अपने पास वर्षा में बहुत अधिक विषमता भी। हाँ जी, राजस्थान में सर्वाधिक रूप जो निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है वो है वर्षा में बहुत अधिक विषमता के कारण ही क्या रहता है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग रहती है राजस्थान की। इसका जो आंसर हो जाएगा, सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सीटी में आ जाए इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप कर दीजिए। तो सारे के सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और एग्ज़ाम में आने वाले लिए हैं और पूरे के पूरे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर। दूसरा ऑप्शन है अरब सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मावट की। एक नाम आता है राजस्थान में मावट भी। और आप मुझे बताएं ये मावट है कौन से महीने में आता है? तो एक बार हाँ जी सभी बताएं भी एक बार, इतने में हम पानी पी लेते हैं। हाँ जी फटाफट।
इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर होने वाला है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से जो उठने वाली हवाओं के साथ में सर्दियों में एक बारिश होती है और उसका नाम आ जाता है अपने मावट भी। किस नाम से जानते हैं इसे? मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मावट। मावट नाम से जाना जाता है। इन्हीं मावट के कारण ही जब यहाँ पर भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर से हवाएं चलती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, तो अपने राजस्थान, अपने भारत की सीमा गुजरात वाला क्षेत्र है से करते करते ये पश्चिम बंगाल तक ये मावट गुजरता है। और भारत के जो उत्तरी राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये, और थोड़ा बहुत गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, इसमें वर्षा करता हुआ ये मावट चला जाता है। और यहाँ की फसलों के लिए बहुत भी यहाँ पर एक सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। और यहाँ की जो पक रही फसल होती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद देखा जाता है। तो ये कब आता है? तो कमेंट में आपने इसका जवाब दे देना है। और इसी को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभों से कारण आने वाली जो वर्षा है उसको राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। हाँ जी, तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसका जवाब दे सकते हो। तो हाँ जी, ये रहा अपना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो हाँ जी, राजस्थान में जब मावट गुजरता है तो इसमें कौन सी फसल इसके लिए उपयोगी मानी गई है, सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी गई है? तो अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ, अगर मैं पूछ ले एकमात्र फसल, वो कौन सी हो जाएगी? वो तो हो जाएगी हमारी कौन सी? गेहूँ। अगर सर्वाधिक पूछे तो जो फ़ायदा किसको होता है? गेहूं को होता है। अगर नाम पूछे इसके बाद में किसको फ़ायदा मिलता है सबसे ज़्यादा? तो सरसों और चना को। इसके बाद में नाम आता है सरसों और एक नाम आएगा चने का। तो इन तीनों में सर्वाधिक मिलता है। और हम बच गया ऑप्शन 1 और वो हो जाएगा नहीं का जवाब। ये हो जाएगा फसल कौन सी नहीं है मावट द्वारा? तो मूंगफली की फसल मावट द्वारा नहीं होती है। तो याद रखिएगा। और आपसे प्रश्न ये है, ये मावट आता कब है? तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हाँ जी, मावट में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? इसका जवाब आप फटाफट बता दीजिए भी। इसका जवाब फटाफट बताइए भी। ये जो गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। और आप मुझे बताएं और कौन से मंथ में ये इनका जो सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है वो रहेगा दिसंबर से जनवरी तक है। इसका जो आने का जो टाइम रहता है, ये अपना विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी जो मेंस में पूछा गया 2022 में, ये नया ताज़ा प्रश्न है। ये दिसंबर से जनवरी आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। और ये क्या कहलाती है? अभी बताया है। ये पूरी की पूरी मावट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जाने जाता है? मावट के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा अपना। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न भी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? हाँ जी, कौन सा जिले का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? इसका जवाब आप दे सकते हो। हाँ जी, फटाफट मुझे आंसर बताएं भी। इसका वर्षा सर्वाधिक समूह जो औसत वर्षा, जो समूह ऐसा बताना है जो औसत वर्षा सर्वाधिक ज़्यादा होती है। तो इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया था, हड़ौती प्रदेश। और एक क्षेत्र है बांसवाड़ा, जो बागड़ प्रदेश का एक क्षेत्र है। इसमें ही सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? यहाँ पर अरब सागर से एक मानसून आएगा और ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाएगा। वो तो प्रवेश करेगा बांसवाड़ा से। और ध्यान रखना, इसी के जरिए एक बांसवाड़ा से जब बारिश आती है तो एक दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक बारिश करने वाला मानसून है, इसी बांसवाड़ा से प्रवेश होता है और पूरे राजस्थान के अंदर बारिश करके जाता है। और ये हो जाएगा अपना बांसवाड़ा में। और इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा औसत जो वार्षिक वर्षा सर्वाधिक रहता है, और वो जिले रहेंगे कौन से? झालावाड़ और बांसवाड़ा। हाँ जी, ये योगा व चिकित्सक अधिकारी में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के दिन, तो याद रखिएगा 10/3/2021 के दिन। हाँ जी, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी। राजस्थान में कम वर्षा के कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण कौन सी स्थिति के कारण है भी? हाँ जी, कम वर्षा कौन सी स्थिति? क्या अपना इसका मानसून के समांतर हो और मानसून दिशा में विपरीत हो? और अरावली के बारे में पूछा है कि क्या मानसून के समांतर होनी चाहिए, इसी के कारण इसकी स्थिति का कारण है पर्वतमाला का मानसून दिशा के विपरीत होना चाहिए,
या फिर श्रृंखला के कटाव होना, या फिर श्रृंखला का वनस्पति वहीन होने के कारण कम वर्षा का कारण रहता है। तो इसका जो सही में जो आंसर है, सबसे शानदार इसका प्रश्न का जो आंसर है वो रहेगा इसका समांतर होना। अरावली के समांतर होने के कारण राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है पूरे के पूरे क्षेत्र सूखे रह जाते हैं और सूखे रह जाते हैं। तो इसी के कारण ये जो बारिश, जब मानसून के ज़रिए जब बारिश आती है तो ये पूरी की पूरी अरावली ऐसे है, इन्हीं अरावली क्षेत्र के अंदर सीधा ही मानसून यहाँ चला जाता है और ये पूर्वी क्षेत्र के अंदर बारिश करता हुआ चलता है। तो ये वाला भाग तो सूखा ही रह जाता है। तो इसलिए भाग में जो बारिश सूखा, जो यहाँ पर सूखे का कारण यही रहता है। तो पश्चिमी एरिया पूरा सूखा रहता है। तो ये समांतर होना भी इसका कारण है अरावली का। बारिश के मानसून पूरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरा इसके समांतर चलता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है अरावली के बिल्कुल समांतर होना भी, हाँ जी, मानसून का। तो इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्षा ऋतु में निम्न मानसून हवाओं की दिशा होती है, इसका आंसर फटाफट बताना है अभी। हाँ जी, मानसून की दिशा कौन सी होती है अभी इसका, हाँ जी, मानसून हवाओं की दिशा अभी अभी बताया आपको। इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर व उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और इसका जो सही में आंसर है वो हो जाएगा अपना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जब मानसून आता है तो बात कर लेते हैं यहाँ मानसून की। ऐसे जब अरावली के जब समांतर चलता है तो दक्षिण पश्चिम से ऐसे होता हुआ जब बांसवाड़ा से प्रवेश लेता हुआ ये उत्तर, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होकर के ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। तो इसी मानसून को अपने मानसून हवा की दिशा के पूछी गई है। तो अपना 2018 में मेला पर्यवेक्षक में, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर भी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 35 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। हाँ जी, इसका जवाब फटाफट कमेंट में दीजिए भी। इस कौन सा मानसून सबसे ज़्यादा अधिक अरब सागर का शाखा में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है भी, कौन सा क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा तो जब प्रवेश करेगा अरब सागर से वहीं से होगी ना। तो याद रखिए बांसवाड़ा वाला जो झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, क्योंकि इसमें दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आएगा वो तो आएगा बांसवाड़ा भी। कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। और जब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ कौन सा आएगा, झालावाड़ आएगा। तो इसी प्रकार से 35 नंबर का जवाब हो जाएगा 4 नंबर भी। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। गंगानगर में, कोटा में, डूंगरपुर में, जैसलमेर में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दैनिक तापांतर की, दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे तो दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे थे राजस्थान में दैनिक तापांतर, राजस्थान में दैनिक तापांतर, दिन और रात में जो अंतर रहता है, काफ़ी अंतर रहता है। दैनिक तापांतर, ताप में जो अंतर रहता है वो सर्वाधिक रहेगा जैसलमेर का। किसका रहेगा, जैसलमेर का। अगर आपसे पूछ ले वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर वो रहता है चूरू का, वार्षिक का रहेगा चूरू का। परंतु वाष्पीकरण में वाष्पोर्जन की जो वार्षिक दर है, वाष्पोर्जन क्या होता है, और वाष्पीकरण से जब पानी ऊपर चला जाता है तो सर्वाधिक जहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा कौन सा क्षेत्र, वो हो जाएगा जहाँ पर दैनिक तापांतर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य दिन में चमकेगा तो वाष्पोर्जन सबसे ज़्यादा होगा। तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो क्षेत्र हो जाएगा जैसलमेर। तो अपना आंसर 4 नंबर है, जैसलमेर भी। तो ये रहा अपना आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हाँ जी, फटाफट आप जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए भी। और अब अपने पहुँच गए हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर, और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आ जाए तो आपको क्लियर करके चलना है। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को बांटा है, आधार माना है, किसको माना है, ये माना है। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसको आधार माना है, वो माना है वर्षा को। किसको माना है, वर्षा को। सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी है, वर्षा दी है। इसके साथ साथ में वर्षा और यहाँ पर तापमान को भी दी है। तो कोपेन ने सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वर्षा को थोड़ा सा ज़्यादा माना है। तो याद रखिएगा इसका सही में जवाब हो जाएगा वर्षा। तो अगर मैं बात करूं जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बात करें तो इसमें 4 भाग आते हैं। कितने भागों में बांटा है अपने कोपेन ने, तो
अगर मैं कोपेन की बात करूं तो कोपेन की बात करूं तो यहाँ पर 4 भाग मिलते हैं। पहला कौन सा, BWHW, BWHW, और जो दूसरा भाग है वो कौन सा, BSHWB, BSHW। एक कौन सा हो जाएगा, AW, और एक हो जाएगा CWG। कौन सा हो जाएगा, CWG। तो चारों को आपने याद रखना है, BWHW, BSHW। ये कौन सा क्षेत्र है, ये पूरी का पूरा जो शुष्क पश्चिमी जो क्षेत्र है, पूरा जो बिल्कुल शुष्क, वार्म अप। तो याद रखिए वाम सबसे ज़्यादा है, जो मतलब गर्म ज़्यादा है, तो याद रखिए तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल में। और एस में आ जाए तो उप यहाँ पर उप की बात होगी, तो उप शुष्क जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, एस अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा। और CWG की बात करें, जो CWG बात करें तो ये पूरे का पूरा जो जयपुर वाला एरिया है, जयपुर वाला एरिया जो मैदानी प्रदेश और अरावली वाला एरिया भी इसी के अंदर आएगा। और AW बच गया जो इसमें पूरे का पूरा हडोती प्रदेश आएगा। तो इसी प्रकार से अपना जो आधार माना है वो सबसे ज़्यादा किसको माना है, वो माना है अपने वर्षा को। तो याद रखिए वर्षा के आधार पर मानना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कोपेन ने जलवायु को, राजस्थान की जलवायु 1918 में 4 भागों में बांटा। बिल्कुल अभी आपको बता के आया हूँ, क्वेश्चन अपना नहीं है, मैंने यहाँ डिटेल वाइज लिया है। BWHW, जब इसका अगर नाम की बात करूँ तो इस किस नाम से जाना जाएगा, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क गर्म स्थलीय भाग के में जाना जाएगा। BSHW को किस नाम से जानते हैं, या फिर स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, S से स्टेपी, या फिर उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क भी के नाम से भी। अगर AW की बात करूं, इसे जो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है, जो अपना दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश है, आर्द्र प्रदेश, आई जलवा नहीं, आर्द्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र प्रदेश लिखना है यहाँ पर। और CWG में उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से भी ये आर्द्र जलवायु, ये कौन सी हो जाएगी, आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या फिर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। CWG में लगभग जयपुर वाला एरिया आएगा, या फिर अपने बाकी बच गया जो क्रिकेट का मैदान सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछे तो छोटा कौन सा हो जाएगा, AW हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा क्रिकेट का मैदान, तो बड़ा हो जाएगा। तो याद रखना है सभी ने, BWHW, BSHW, AW और CWG। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW के प्रकार की जलवायु पाई जाती है, BSHW। तो इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है भी, फटाफट आप कमेंट कीजिए भी, फटाफट कमेंट कर दीजिए भी, इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है। हाँ जी, BWHW में कौन सा क्षेत्र आएगा और कौन सा नहीं आता है, तो एक बार क्लियर करके ही चलना है। अगर मैं बात करूं BWHW, अगर जिलों की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर जिलों की बात करूं, BWHW में HW में कौन से शामिल करना है, सबसे जो शुष्क है, सबसे शुष्क क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक शुष्क वाला कौन सा है, जैसलमेर इसी के अंदर आएगा, क्योंकि सबसे गर्म है जैसलमेर के बाद में अगर बात करें बीकानेर की, बीकानेर भी इसी में आएगा, और गंगानगर भी, क्योंकि थोड़ा बहुत गर्म, गंगानगर भी गर्म है, तो यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू वाला जो कुछ क्षेत्र है, कुछ जिले लिए गए हैं। तो याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसलमेर और बीकानेर का, आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछता है। तो ये किसके भाग हैं, BWHW के भाग हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ BSHW की, किसकी, BSHW। अब बात कर लेते हैं BSHW के HW के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जिला आता है वो आएगा कौन सा, जालोर, बाड़मेर भी, कौन सा, बाड़मेर का क्षेत्र, ये जो बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर और पूरे का पूरा जो जोधपुर है वो भी इसी के अंदर आएगा। नागौर क्षेत्र भी इसी के अंदर आएगा, नागौर, और थोड़ा बहुत चूरू भी, या चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये पूरे का पूरा सिकावटी जो क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र भी किसमें, BSHW, झुंझुनू वाला ये क्षेत्र भी किस में आएगा, नीम का थाना भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र BSHW के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से अपना एक बच गया अपना कौन सा, AW, और बाकी के क्षेत्र कौन से हो जाएंगे अपने CSW सबसे ज़्यादा हो जाए। AW में तो पूरे का पूरा हडोती प्रदेश आता है, हडोती और सबसे छोटा प्रदेश है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इसी में शामिल करना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इसी में शामिल करना अगर जिले का पूछे। हडोती प्रदेश पूरा और डूंगरपुर बांसवाड़ा, और एक आ जाएगा माउंट आबू भी थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें लिया गया है AW के अंतर्गत।
गलत है। तो अपना जो क्लियर हो जाएगा BSSW के अंदर पूछा है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, और भीलवाड़ा और नागौर, जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतापगढ़ वाला है तो कौन सा आ जाएगा एरिया, एरिया तो AW के अंतर्गत आएगा, AW के, कि ये कौन सा, ये गलत दे रखा है। डूंगर झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बारां, बारां तो अलग हो जाएगा। तो इसमें जो ये AW वाला हो जाएगा BSW का, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर तो कौन सा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये पूरे का पूरा क्षेत्र AW में आएगा, ये पूरे का पूरा क्षेत्र CWG में आएगा, और ये पूरे का पूरा तो ये तो मिक्स है, किसी में नहीं आएगा, अलग अलग दे रखे हैं। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो BSSW का वो हो जाएगा बाड़मेर, जोधपुर और सीकर, नागौर और सीकर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हाँ जी, बीकानेर शहर किस जिले की जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधि शहर है? तो आपको अभी भी बताया था बीकानेर और कौन सा, जैसलमेर एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वो कौन सा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वाला बीकानेर, जैसल बीका, ये BW जैसल बीका, BWHW, तो BWHW, तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा BWHW के अंतर्गत आएगा। अगर मैं CWG की बात करूं, इसमें जयपुर वाला, जयपुर का पूरा एरिया आता है। SW के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाड़मेर और जोधपुर अपना जो शेखावटी प्रदेश है वो भी आएगा AW में, पूरे का पूरा हड़ौती प्रदेश आता है। और ये रहा अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब आपने देना है, और क्लास को हम अपने इसका जवाब आपने देना है, और आपके लिए ये छोटा प्रश्न, अब मुझको पूरी उम्मीद है भी इसका जवाब आप दे दोगे। और मिलते हैं अपने कल एक और नई वीडियो के साथ, और जय हिंद, जय भारत। किया उसे